इस वीडियो में मैं नेपोलियन मूवी का रिव्यू और हिस्टोरिकल एनालिसिस करूंगा। तो पहले पार्ट पे मूवी रिव्यू करूंगा जहां पे कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होंगे, और मूवी रिव्यू खत्म करने के बाद मैं इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी डिस्कस करूंगा कि जो इस पिक्चर में दिखाया है वो कितना सही है कितना गलत। और ऑब्वियसली उस पार्ट में स्पॉयलर्स होंगे तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि यहाँ पे आप वीडियो देखना बंद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर एक लाइन में इस पिक्चर को मुझे रिव्यू करना हो तो मैं कहूंगा दिस मूवी डज नॉट मीट एक्सपेक्टेशंस। जितनी भारी जितनी बड़ी इस पिक्चर से उम्मीदें थी वैसे ये मूवी बिल्कुल भी नहीं है। मूवी का नाम है नेपोलियन। तो जब आप इस पिक्चर का पोस्टर देखते हो, ट्रेलर देखते हो, तो आपके दिमाग में आता है कि इस पिक्चर में नेपोलियन की कहानी दिखाई जाएगी और उसकी सबसे फेमस जो बात है उसका जीनियस मिलिट्री माइंड, उसके बारे में दिखाया जाएगा। हालांकि इस पिक्चर में भी उसके मिलिट्री कैंपेन्स के बारे में थोड़ा बहुत बताया है, बट अगर आप वो सोच के जा रहे हो कि इसकी मिलिट्री करियर के बारे में इस पिक्चर में दिखाया होगा तो आप निराश होने वाले हुए पिक्चर देखते हैं। इस मूवी में ज्यादा बड़ा फोकस किया गया है नेपोलियन की रोमांटिक लाइफ में, यानी कि उसकी वाइफ जोसेफिन के साथ जो उसकी रिलेशनशिप थी उसके ऊपर बहुत फोकस किया गया। बट अगर आपको नेपोलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि नेपोलियन कौन था, उसने क्या किया था, और फिर आप ये पिक्चर देखने जा रहे हो, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे सीन्स आपको एंटरटेनिंग लगे। बहुत सारे जो वॉर सीन्स हैं उसको देख के आपको लगेगा कि इस पिक्चर में काफ़ी मेहनत की है, बड़े बड़े सेट है, सिनेमेटोग्राफी बहुत ही कमाल की है। तो ओवरऑल ऐसे इंसान के लिए जिसने नेपोलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता उसके लिए पिक्चर कहीं ना कहीं एंटरटेनिंग है। बट अगर आपको नेपोलियन के बारे में पता है, उसके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में पता है, उसके पूरे करियर के बारे में पता है, तो ये पिक्चर देख के आप ज़रूर निराश हो गए। एक और बात इस पिक्चर के बारे में जो मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी वो ये थी कि जो नेपोलियन का कैरेक्टर निभा रहे हैं वाकिन फिनिक्स, वो कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कमाल के एक्टर है। बट नेपोलियन के रोल में उनका जो परफॉर्मेंस था वो थोड़ा सा ठंडा लगा मुझे। पिक्चर के डायरेक्टर रिडली स्कॉट की बहुत आलोचना की जा रही है कि इस पिक्चर में बहुत सारी हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसीज हैं, नेपोलियन को एक अलग तरह से दिखाया गया है। और उसके बाद जब रिडली स्कॉट को बोला गया कि आपने ऐसी चीज़ें क्यों दिखाई नेपोलियन के बारे में, नेपोलियन को इस तरह से क्यों प्रोजेक्ट किया आपने स्क्रीन पे, तो रिडली स्कॉट कह रहे हैं कि जो भी नेपोलियन के बारे में जानते हैं वो ऑब्वियसली नेपोलियन की लाइफ में तो थे नहीं, उन्होंने नेपोलियन को एक्चुअली तो देखा नहीं है, वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, कहीं से पढ़ी हुई बातें हैं। अगर आप नेपोलियन की लाइफ में नहीं थे तो आपको आलोचना करने का कोई हक नहीं। तो जो रिडली स्कॉट की आलोचना हुई उस आलोचना पे उनका ऐसा रिएक्शन था, तो इस बात पे भी लोग गुस्सा हो रहे हैं कि अगर आपके व्यूअर्स आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं, कुछ आपको क्रिटिक कर रहे हैं, तो उनको आप ऐसे साइड में कर दे रहे हो कि अरे तुमको नहीं पता है, तुम चुप हो जाओ। तो ओवरऑल इस पिक्चर के बारे में मैं ये कहूँगा कि अगर आपको नेपोलियन के बारे में पता है, जैसे मुझे पता था, मैंने इस पर बहुत वीडियोस बनाए हैं, काफ़ी पढ़ा है मैंने नेपोलियन के बारे में, तो आप ज़रूर ये पिक्चर देख के निराश होगे। पर अगर आपको नेपोलियन के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से पिक्चर देखने जा रहे हो तो शायद से आपको पिक्चर एंटरटेनिंग लगेगी। अब हम बात करेंगे इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में। तो अगर आपने पिक्चर नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में स्पॉयलर्स होंगे, तो आप चाहो तो यहाँ पे वीडियो देखना बंद कर सकते हो। नंबर 1, चलिए बात शुरू करते हैं नेपोलियन की एज से। जैसे मैंने आपको बताया कि पिक्चर के स्टार्टिंग में एक लड़ाई का सीन है जहाँ पे एक किले पे नेपोलियन हमला कर रहा है अपनी सेना को लेकर। वो जो लड़ाई है वो सीज ऑफ टूलों थी और उस लड़ाई में नेपोलियन सिर्फ 24 साल का था। अब ये पिक्चर देख के आपको लगेगा कि नेपोलियन काफ़ी बड़ा था, 40-45 साल का था, जो कि रियलिटी में ऐसा नहीं था। तो वाकिन फिनिक्स को कुछ भी करके, मेकअप करके, सीजीआई करके थोड़ा यंग दिखाना चाहिए था, क्योंकि इस लड़ाई के बाद इस लड़ाई के दौरान नेपोलियन एक कैप्टन रैंक पे थे, बट इस लड़ाई में इतनी ज़बरदस्त जीत मिली नेपोलियन को, उनकी आर्मी को, कि नेपोलियन को प्रमोट करके ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया सिर्फ 24 साल की उम्र में। जब वो राजा बना, फ्रांस का एम्परर बन गया, तो उसकी उम्र सिर्फ 35 साल थी। बट इस पिक्चर में जब आप वाकिन फिनिक्स को देखोगे उस सीन में आपको देख के लगेगा कि ये 50-55 साल का आदमी है। तो पहली बार जब इस पिक्चर को कोई देख रहा है तो उसको लगेगा कि हाँ नेपोलियन 50 साल में राजा बना था, बट वो सिर्फ 35 में बन गया था। तो इसका ये जो अंतर है ये जानना बहुत ज़रूरी होता है एक व्यूअर के लिए। दूसरी बात, इस पिक्चर के ट्रेलर में भी वो सीन है, पिक्चर में भी वो सीन है जब नेपोलियन दिखाते हैं कि वो मैरी एंटोनेट के एग्जीक्यूशन के समय वहीं पे है। मैरी एंटोनेट लुई द 16 फ्रांस के राजा की वाइफ थी और उनका एग्जीक्यूशन ऐसे पब्लिकली ही हुआ था, बट उस समय नेपोलियन वहाँ पे नहीं थे, वो बहुत दूर थे, एक अलग जगह पे थे। नंबर 3, सीज ऑफ टूलों। इस पिक्चर में जो टूलों की लड़ाई दिखाई है वो काफ़ी एक्यूरेट है। टूलों में हुआ ये था कि फ्रांस की एक पोर्ट सिटी थी टूलों, और वहाँ पे जो रॉयलिस्ट थे, मतलब ऐसे लोग जो थे जो फ्रांस में मोनार्की को वापस चाहते थे, राजाओं के राज को चाहते थे, वो लोग उस पोर्ट को कैप्चर करके बैठे हुए थे और उनकी हेल्प कर रहे थे ब्रिटिश लोग। इसलिए आप सीन में देखेंगे कि पोर्ट के आगे पानी में कुछ ब्रिटिश शिप्स हैं और उस पोर्ट पे हमला करते हैं नेपोलियन, और इसी लड़ाई में नेपोलियन की जांघों पे चोट लग गई थी, एक बेगुनेट से उनके ऊपर हमला किया गया था। नंबर 4, एक सीन है इस पिक्चर में जब नेपोलियन अपने ही पेरिस के निवासियों पे जो सड़कों पे उतरे हुए हैं, जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ,
उनके ऊपर तोपों से फायर करते हैं। ये जो इंसिडेंट है ये एक्चुअली नेपोलियन की लाइफ में हुआ था। इस इंसिडेंट को वांडेमेर अपराइजिंग कहते हैं। यहाँ पे वो ये था कि जो रॉयलिस्ट थे वो पेरिस में उतर गए थे सड़कों पे, और जो गवर्नमेंट थी उनकी बिल्डिंग पे हमला करने जा रहे थे। तो जो गवर्नमेंट थी उन्होंने नेपोलियन को बोला कि हमारी रक्षा करो, और नेपोलियन ने उन लोगों को रोकने के लिए रॉयलिस्ट के सामने एक बड़ी तोपों की लाइन सेट कर दी और तोपों से उनके ऊपर फायर कर दिया। अब इस पिक्चर में दिखाया है कि जो लोग प्रदर्शन करते हुए आगे आ रहे थे वो ज़्यादातर औरतें थी या आदमी लोग थे, पर वो निहत्थे थे, बस वो पत्थर फेंक रहे थे नेपोलियन की आर्मी के ऊपर। रियलिटी में ऐसा नहीं था, हालांकि इसमें औरतें थी बट बहुत सारे आम लोग भी थे, और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोग सीधा हमला ही करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस सीन को देखें तो एक्यूरेट है, बट थोड़ी बहुत क्रिएटिव लिबर्टीज नहीं है, और एक्चुअली वांडेमेर अपराइजिंग को दबाया था नेपोलियन ने। और इसी इंसिडेंट के बाद जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो इतना खुश हुई नेपोलियन से कि उसको कहा कि तुम जाओ इटली में, और इटली में हमारी जो पूरी फौज है उसके तुम कमांडर बन जाओ। नंबर 5, बैटल ऑफ द पिरामिड्स का सीन दिखाया है इस पिक्चर में, जब नेपोलियन जो इजिप्ट के पिरामिड्स हैं उनके ऊपर फायर करता है तोपों से। हालांकि बैटल ऑफ द पिरामिड्स हुआ था और उसमें नेपोलियन की आर्मी की जीत भी हुई थी, बट ये जो लड़ाई हुई थी पिरामिड से काफ़ी दूर हुई थी, और पिरामिड्स के ऊपर नेपोलियन ने तोपें नहीं चलाई थी भाई। और ऐसा कहते हैं कि जब नेपोलियन ने पिरामिड्स को सामने से देखा तो वो इतने चकाचौंध हो गए थे कि उन्होंने कहा था अपने सोल्जर्स को कि जो भी सोल्जर पूरे पिरामिड के ऊपर चढ़ के सबसे पहले टॉप पे पहुंचेगा उसको मैं इनाम दूंगा। तो इसलिए ऐसा दिखाना कि नेपोलियन ने उन पिरामिड्स पे तोपें चला दी, ये थोड़ा गलत हो गया। क्रमांक 6, ऐसा दिखाया इस पिक्चर में कि इजिप्ट के कैंपेन के दौरान नेपोलियन के एक साथी ने उनको आके बताया कि आपकी जो धर्मपत्नी है जोसेफिन, वो आपके पीठ के पीछे कहीं और अफेयर चला रही है। और इस न्यूज़ से नेपोलियन इतने परेशान हो गए कि उन्होंने कहा छोड़ो ये इटली का कैंपेन, मैं जाता हूँ अपनी बीवी को पकड़ता हूँ जाके। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था, बहुत ही सरल तरीके से दिखा दिया है, बहुत सारी चीज़ें स्किप कर दी हैं। इटली के कैंपेन में हालांकि स्टार्टिंग में नेपोलियन को जीत मिली थी, बट बाद में बैटल ऑफ द नाइल हुआ था, और वहाँ पे फ्रेंच नेवी जो है जो नेपोलियन को सपोर्ट कर रही थी, उस फ्रेंच नेवी को ब्रिटिश नेवी ने हरा दिया था, और इसी वजह से नेपोलियन की वहाँ पे हार होने लग गई थी, और नेपोलियन अपने सोल्जर्स को वहाँ छोड़ के भागे थे पेरिस। दूसरा रीजन ये भी था कि उस समय पेरिस में जो गवर्नमेंट थी उसकी हालत बहुत ही खराब थी, तो ये मौका था नेपोलियन के पास कि वहाँ पे जाए और गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले। पर इस पिक्चर में ऐसा दिखाया है कि नेपोलियन की वाइफ अफेयर चला रही थी, तो उसको रोकने के लिए ये इटली का कैंपेन छोड़ के गए, ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ था। नंबर 7, इस पिक्चर में 1-2 बार एग्जैक्टली बैटल ऑफ बोरोडिनो और बैटल ऑफ वाटरलू में दिखाया है कि नेपोलियन खुद एक कैवलरी चार्ज को लीड कर रहा है, यानी घोड़े पे बैठ के उस पूरे चार्ज के आगे आगे चल के अटैक करने जा रहा है। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। नेपोलियन ने सीज ऑफ टूलो में तो लड़ाई की थी, बट ज़्यादातर जब लड़ाई होती थी तो नेपोलियन फ्रंट लाइन से काफ़ी पीछे रहता था और दूर से देखता था कि हो क्या रहा है। तो एक्चुअली वो फिजिकली बैटल में इन्वॉल्व होता नहीं था, बट अपने सोल्जर्स को बहुत अच्छी तरह इंस्पायर करता था, और उसके सोल्जर्स हमेशा उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे, बट कैवलरी चार्ज उसने लीड नहीं किया। नंबर 8, बैटल ऑफ ऑस्टरलिंड्स। 1805 में ये ऑस्टरलिंड्स की लड़ाई हुई थी, और कहा जाता है कि पूरे यूरोप के इतिहास में और डेफिनेटली नेपोलियन के करियर की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लड़ाई है ऑस्टरलिंड्स की, क्योंकि इसमें नेपोलियन ने जो अपना मिलिट्री जीनियस दिखाया उससे सारे देश यूरोप के मान गए कि हाँ ये कोई नॉर्मल राजा नहीं है, इस बंदे में कुछ मिलिट्री जीनियस है। पिक्चर में ऐसा दिखाया है कि नेपोलियन ने अपनी तोपों को एक जंगल जैसे एरिया में छुपा दिया है और उनके ऊपर कपड़ा लगा दिया है, और जब ऑस्ट्रिया और प्रशिया की आर्मी फील्ड में आ गई है तो उनके ऊपर वो लोग फायर कर रहे हैं, और फायर कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया की आर्मी है उसके नीचे एक बहुत बड़ा सा झील है जो कि बिल्कुल जमा हुआ है। तो जब नेपोलियन ने अपनी तोपों से फायर किया तो झील की सतह टूटी और बहुत सारे सोल्जर्स ऑस्ट्रिया और प्रशिया के वहाँ डूब के मर गए। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ था। ये जो इतना बड़ा झील दिखाया है वहाँ पे इतना बड़ा झील नहीं था, बहुत सारे छोटे छोटे तालाब थे जो कि जम गए थे, और जब वहाँ पे नेपोलियन ने फायर किया तो हाँ उनकी सतह टूटी थी, बट बहुत ही कम सोल्जर्स इस तरह से मारे गए थे। और जब उसने ये चीज़ की थी तब ऑलरेडी इस लड़ाई में नेपोलियन की जीत हो चुकी थी। ये इसने टेक्निक लगाई थी उन सोल्जर्स को रोकने के लिए, उनको मारने के लिए जो भागने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो बैटल ऑफ ऑस्टरलिंड्स का सीन है इस पिक्चर में बहुत एपिक बनाने के लिए इस तरह से दिखाया गया है, बट जो भी हो ये सीन इस पिक्चर के जितने भी वॉर सीन्स हैं उसमें से मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा सीन है। नंबर 9, जब नेपोलियन का राज्याभिषेक यानी उसकी ताजपोशी हो रही थी तो नेपोलियन ने मुकुट एक बंदे से लिया और खुद अपने सर पे रखा। ये एक्चुअली हुआ था, इसकी फोटो भी है, नेपोलियन ने वो पेंटिंग बनवाई थी। ऐसा करके नेपोलियन ने दिखाना चाहता था कि वो किसी को भी अपने से ऊपर नहीं मानता है, और नेपोलियन एक बहुत ही एरोगेंट इंसान था, और इस सीन में रिडली स्कॉट ने इस चीज को बहुत ही खूबसूरती से कैप्चर किया। नंबर 10, नेपोलियन अपनी बीवी से 6 साल छोटे थे,
बट इस पिक्चर में जैसी कास्टिंग है, वेनेसा कर्बी ने जोसेफिन का रोल प्ले किया है और वाकिन फिनिक्स नेपोलियन है। नेपोलियन बड़े लग रहे हैं अपनी वाइफ से, बट रियलिटी में बिल्कुल उल्टा था। नंबर 11, इस पिक्चर में जोसेफिन और नेपोलियन के बीच में जो रोमांस दिखाया है ये बिल्कुल सही है। नेपोलियन को बहुत बेतहा मोहब्बत थी जोसेफिन के साथ। वो जब भी मिलिट्री कैंपेन में जाते थे तो हमेशा जोसेफिन को लेटर्स लिखते। तो ये चीज इस पिक्चर में बिल्कुल एक्यूरेट है। और ये भी बिल्कुल सही दिखाया है कि जोसेफिन के नेपोलियन के अलावा भी बहुत सारे आशिक थे और शादी के बाद भी जोसेफिन का जो आशिकों का सिलसिला था वो चल ही रहा था। नंबर 12, मूवी में दिखाया है कि जोसेफिन जो फ्रांस की महारानी थी वो डर रही थी कि वो उन्होंने नेपोलियन को एक बच्चा नहीं दिया, जिसकी वजह से उनकी जो पोजीशन है फ्रांस की महारानी की वो खतरे में है। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल था, जोसेफिन बच्चा नहीं दे पा रही थी नेपोलियन को, जिसकी वजह से एक्चुअली नेपोलियन ने डिवोर्स दिया जोसेफिन को, जिसके बारे में मेरा अगला पॉइंट है नंबर 13। जोसेफिन का जो डिवोर्स का सीन है नेपोलियन के साथ, उसमें पिक्चर में दिखाया है कि नेपोलियन ने चाटा मारा जोसेफिन को। एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ था और इस सीन के ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, स्पेशली फ्रांस में। इस पिक्चर में ये सीन दिखा के रिडली स्कॉट ने बहुत लोगों को नाराज किया है। नंबर 14, क्योंकि जोसेफिन नेपोलियन को बच्चा नहीं दे पा रही थी, इसीलिए नेपोलियन ने डिवोर्स किया जोसेफिन को और एक दूसरी शादी की ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस के साथ, जिसका नाम था मैरी लुइस, और उनके साथ उनका एक बच्चा हुआ था, जो कि इस मूवी में भी दिखाया है। नंबर 15, इस पिक्चर में एक सीन है जो बहुत ही स्कैंडलस है, जहाँ पे नेपोलियन की माँ, उसको ये टेंशन थी कि नेपोलियन में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चा नहीं हो रहा है, कि जोसेफिन में कोई प्रॉब्लम है। तो इस बात को टेस्ट करने के लिए नेपोलियन की माँ नेपोलियन से कहती है कि मैंने एक लड़की का इंतजाम कर दिया है, आज तुम उसके साथ रहो रात को और हम देखेंगे कि अगर वो प्रेग्नेंट होती है, इसका मतलब तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोसेफिन में प्रॉब्लम है। ये जो सीन उन्होंने दिखाया है ये ऐसा नहीं हुआ था। नेपोलियन के बारे में ऐसा कोई डाउट नहीं था कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि उसके बहुत सारे और नाजायज बच्चे थे। अगला पॉइंट है रशिया के इन्वेजन का, जो 1812 में हुआ था। पिक्चर में दिखाया है कि जब उस इन्वेजन पे जाते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थे नेपोलियन कि वो रशिया को भी हरा देंगे और ज़ार अलेक्जेंडर को एक सबक सिखाएंगे। रियलिटी में एक्चुअली ऐसा हुआ था। 1812 में नेपोलियन बिल्कुल कन्विंस थे कि वो रशिया को हरा सकते हैं, मॉस्को को अपने कदमों पे ला सकते हैं, बट ऐसा हुआ नहीं। जब नेपोलियन ने इन्वेड किया रशिया को तो लगातार रशियन आर्मी पीछे हट रही थी और गुरिल्ला अटैक्स कर रहे थे फ्रेंच आर्मी के ऊपर। बहुत समय तक, बहुत महीनों तक ये कैंपेन चला और फाइनली दिसंबर 1812 में नेपोलियन को हार के लौटना पड़ा और अपने ज़्यादातर, आधा से ज़्यादा फौजी उन्होंने इस लड़ाई में गंवा दिए। अब इस पिक्चर में दिखाया है कि जब नेपोलियन वापस आते हैं तो तुरंत उनकी जो जनता है उनको कहती है कि तुम अपनी गद्दी छोड़ दो, तो हमारे राजा बनने के लायक नहीं हो। रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। नेपोलियन रशिया से वापस लौटे थे दिसंबर 1812 में और उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी थी अप्रैल 1814 में, तो काफी टाइम है बीच में। बट इस पिक्चर को देख के आपको ऐसा लगेगा कि वो इन्वेजन से वापस आए, वहां फेल हुए थे, इसलिए उनको तुरंत निकाल दिया गया। ऐसा नहीं हुआ। नंबर 17, जो मॉस्को को जलते हुए दिखाया है इस पिक्चर में, वो बिल्कुल एक्यूरेट है। जब नेपोलियन पहुंचे थे मॉस्को तो उनको लग रहा था कि वहां पे राजा होंगे या रशियन आर्मी होगी जो कि सरेंडर करने के लिए तैयार होगी, बट वहां पहुंचे, वहां इंतजार किया, बट कोई आर्मी नहीं थी और बाद में उन्हीं लोगों ने, रशियंस ने ही अपने शहर मॉस्को में आग लगा दी थी, जिसकी वजह से नेपोलियन पूरी तरह परेशान हो गए और हैरान हो गए, उनको वापस लौटना ही पड़ा, जिसकी वजह से उनका जो पतन है वो वहीं से शुरू होता है। नंबर 18, साल 1814 में नेपोलियन को एल्बा के आइलैंड पे भेज दिया गया था। ये पिक्चर में दिखाया गया है, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है। और जब वो एल्बा आइलैंड पे गए थे तभी जोसेफिन की यहाँ पे मृत्यु हो गई। नंबर 19, मूवी में दिखाया है कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, आर्थर वेलेज़ली, जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराया था, वो पर्सनली जाके नेपोलियन से मिलते हैं और उनको बताते हैं कि आपको भेजा जा रहा है सेंट हेलेना के आइलैंड पे, आपको देश निकाला दे दिया गया है। रियलिटी में आर्थर वेलेज़ली और नेपोलियन कभी भी नहीं मिले थे। आखिरी पॉइंट नंबर 20, नेपोलियन की मृत्यु होती है सेंट हेलेना के आइलैंड पे। इस पिक्चर में भी वैसे दिखाया है कि वो वहाँ पे रह रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, एक छोटा सा घर मिल गया उनको, और वहाँ पे उनके जो वो वाइन पी रहे हैं उसके अंदर भी एक मक्खी है। ये बिल्कुल सही दिखाया है। उनको ब्रिटिश लोगों ने यहाँ पे कैद किया था और उनके साथ जो बर्ताव हो रहा था उसकी वजह से नेपोलियन को बहुत ही इंसल्टेड फील होता था, और उसी सीन में इस चीज को दिखाया गया है। तो ये तो थी इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी का एनालिसिस। ओवरऑल अगर मुझे एक बात कहनी है तो मैं यही कहूंगा कि नेपोलियन की लाइफ बहुत ही बड़ी और बहुत कमाल की थी। तो 3 घंटे की एक पिक्चर में आप नेपोलियन की पूरी लाइफ को नहीं दिखा सकते। आपको उसकी लाइफ का कुछ एक पॉइंट उठाना होगा, कोई एक एस्पेक्ट लेना होगा और उसके ऊपर एक पिक्चर बना सकते हो आप। तो इस पिक्चर में उन्होंने रोमांस दिखाया है नेपोलियन का, बट उसमें बीच बीच में वॉर सीन्स डाल के प्रॉपर नेपोलियन की बायोपिक की तरह प्रेजेंट किया है व्यूअर को। बट अगर आपको नेपोलियन के बारे में जानना है, स्पेशली उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में,
तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।